नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कमोडिटी निवेश। और इस शो में हम आपके कमोडिटी से जुड़े जितने भी तमाम सवाल हैं वो इस शो में शामिल करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे जो कि आपके सवालों का जवाब देंगे। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आप हमें फोन लाइन के जरिए संपर्क कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल व्हाट्सएप या एसएमएस भी कर सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल वो भी आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आप उसके जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं और एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से नवनीत दमानी जी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ भूपेश शर्मा भी इस वक्त मौजूद हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सबसे पहले तो अभी फिलहाल जो करंट अपडेट आ रहे हैं कमोडिटीज़ के, उस पर पहले आप लोगों की राय ले लेते हैं। गोल्ड सिल्वर पर नज़र डालें तो सुबह हल्की वीकनेस देखने को मिल रही थी सोने में। चांदी दायरे में कारोबार कर रहा था, लेकिन अब वहाँ पर खरीदारी बढ़ते हुए नजर आ रही है। सोना 50,600 के ऊपर, वहाँ पर हल्की तेज़ी है और चांदी भी करीब 56,000 के करीब 900 रुपये की तेज़ी चांदी में देखने को मिल रही है। नवनीत, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, सुबह जब हम इन कमोडिटीज़ पर चर्चा कर रहे थे, कल एक काफ़ी अहम आंकड़ा आने वाला है, यूएस सीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं। उसके पहले एक्सपर्ट्स यही सुझा के चल रहे थे कि यहाँ से तेज़ी बन सकती है और वो तेज़ी एंड ऑफ द डे दिखाई भी दे रही है। अब जिन ट्रेडर्स ने सुबह पोजीशन ले ली होगी, अभी उन्हें क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून। और हमने देखा है कि लास्ट 2-3 दिनों में गोल्ड में थोड़ा बहुत बायस जो है शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है और यूएस के सीपीयू के आंकड़े के साथ साथ में कुछ दिनों बाद फेड की जो बैठक है उसके चलते बायस थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है और साथ साथ में डॉलर इंडेक्स का भी रिट्रेसमेंट एक अच्छा इजाफा गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को देता हुआ नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिहाज से बायस और पॉजिटिव रह सकता है और 50,500 50,550 के आसपास फिर से बाइंग की रणनीति बढ़ानी चाहिए। 50,350 का आप स्टॉप लगाइए। 50,800 50,950 तक के टारगेट आपको गोल्ड में बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। ओके, भूपेश आपसे भी राय लेना चाहेंगे। सोने चांदी पर आपका क्या व्यू बन रहा है? आगे के लिए काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर कि हमारी नज़र रहेगी, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में भी कमजोरी है, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में हल्की तेज़ी देखने को मिल रही है और फेड का सख्त रुख आगे भी जारी रहने की बात की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें सोने में तेज़ी को सपोर्ट कर सकती है। बट अभी फिलहाल ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे अहम आंकड़े रहेंगे, हमें नहीं पता कि इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। बट क्या कुछ उतार चढ़ाव आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर आप भी तेज़ी की तरफ ही तेज़ी का ट्रेंड ही देख रहे हैं दोनों ही मेटल्स पर? जी, गुड आफ्टरनून मैम। मेरे को गोल्ड और सिल्वर में स्पेशली सिल्वर का बाजार आउट परफॉर्म करते हुए समझ आता है, चाहे वो कॉमेक्स का बाजार है, चाहे वो डॉलर इंडेक्स को देखे तो डॉलर इंडेक्स का बाजार भी ऊपर के भाव से लगभग $2 के आसपास, तो उसमें नरमी देखने को मिली है। तो अभी मैं कह सकता हूँ कि ये जो डॉलर इंडेक्स की नरमी देखने को मिली है, इसके हिसाब से मुझे स्पेशली सिल्वर में अच्छी खासी तेजी समझ आती है। इसके साथ ही अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी कॉमेक्स का चार्ट भी मुझे तेजी दिखाता है। हो सकता है कि डेटा आए तो डेटा आने के साथ साथ थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, परंतु ऊपर के भाव में मुझे गोल्ड अभी 50,800 और 51,000 तक आते हुए समझ आता है। ओके, ठीक है, तो ये राय सोने चांदी पर आपको दे दी गई है। लेकिन चलिए कुछ और भी कमोडिटी पर और आपके सवालों को लेने से पहले एक अहम खबर पर फोकस करते हैं और खबर आ रही है राइस से जुड़ी। इंडियन पोर्ट्स पर बात की जा रही है कि 10 लाख टन चावल फंसा हुआ है। पूर्वी पोर्ट्स के काकीनाडा, विशाखापट्टनम बंदरगाह पर ये स्टॉक फंसे हुए हैं और खरीदारों ने यहाँ पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी देने से इनकार कर दिया है। 9 सितंबर आधी रात से ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट पर बैन लागू हो चुका है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि चावल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया था और सरकार ने चावल की कुछ ग्रेड के एक्सपोर्ट पर 20% ड्यूटी लगा दी है। अब उस खबर का असर इस तरह से निकल कर आ रहा है। एक बार
पर इस खबर के मायने समझ लेते हैं और जो इशू इस वक्त बन रहा है राइस को लेकर, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आगे दाम में, और सरकार का ये फैसला कितना इम्पैक्ट डाल सकता है आने वाले समय में, ये सब समझ लेते हैं। हमारे साथ विनोद कुमार कौल जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद इटीना स्वदेश को समय देने के लिए अपना। ये जो खबर निकल कर आ रही है, इसको कैसे आप देख रहे हैं, किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं? थैंक यू जी। देखिए, ये जो बैन लगा है ब्रोकन पे, अगर आप पिछले 2 साल का डेटा देखते हैं तो 20-21 में लगभग 20 लाख टन ब्रोकन का एक्सपोर्ट हुआ था, और पिछले वर्ष जो 21-22 का साल था उसमें 39 लाख टन हुआ है, और इस साल के पहले 4 महीनों में 14 लाख टन ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट हुआ है। जो मेन मार्केट इसके थे वो चाइना था और अफ्रीकन कंट्रीज। तो चाइना कई पर्पस से लेता है, जैसे नूडल मेकिंग हुआ, ब्रूअरीज हुआ और बर्ड फीड वगैरह हुआ। अफ्रीका में लो प्राइस मार्केट होने की वजह से वहां ये स्टेपल फूड था जनरल पब्लिक के लिए। और इसके बैन से अभी एक बहुत बड़ा नुकसान तो 2 तरह से होगा। एक तो लगभग 2 मिलियन टन, लगभग 25 लाख टन का एक्सपोर्ट हमारा कम होगा सीधे। और दूसरी बात ये है कि बहुत से एक्सपोर्ट, जैसा आपने कहा 10 लाख टन के करीब जो है, ये 7.5 से 10 लाख टन के बीच की फिगर है जो ऑलरेडी पोर्ट्स पर है। और बहुत से ऐसे ऑर्डर थे जो एग्जीक्यूशन की स्टेज में ऑलरेडी हो चुके थे, क्योंकि एक्सपोर्टर्स उसके लिए पैकेजिंग वगैरह बनवाते हैं, नया सारा सामान होता है, और फिर उसको कई तो इन ट्रांजिट थे, पोर्ट पर थे, सीएफएस में थे, ये सारे मिलाकर 10 लाख से ऊपर ही फिगर होगी। और इनके लिए अभी कोई सरकार ने निर्धारण नहीं किया है कि इनको एक्सपोर्ट होने दिया जाएगा कि नहीं। अभी तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और ये बहुत बड़ा लॉस ऑफ रेवेन्यू सरकार के लिए होने वाला है, और एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसान का ये सबब बन रहा है। विनोद जी, प्राइस को कंट्रोल करने की बात की जा रही थी इस फैसले के बाद, लेकिन अब ये दूसरी ही समस्या खड़ी होते हुए दिखाई दे रही है। भारत में इस साल चावल उत्पादन घटने का अनुमान तो उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए कदम उठाया गया था, बट अब ये जो नया कंसर्न खड़ा हो रहा है, क्या इसका फायदा मिलेगा आगे प्राइसेस में, या दूसरी प्रॉब्लम ही हमें फेस करनी पड़ेगी? इस टाइम एक्सपोर्ट होता है ना, वो पिछले साल की क्रॉप में से होता है, क्योंकि अभी नए साल की क्रॉप तो अभी आई भी नहीं है, वो अक्टूबर से जनरली आती है। और जो पिछले साल है कंपेयर टू 19-20, पिछले साल का जो डेटा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का आया वो लगभग 9 मिलियन टन ज्यादा है। 121-22 मिलियन टन की जगह 130 मिलियन टन आया है, जिससे सरप्लस अवेलेबल है, और कोई ऐसी शॉर्टेज वाली स्थिति तो नहीं थी। और जो इस साल की क्रॉप है जो अभी फील्ड में है, थोड़ी सी बारिश इरेटिक हो गई, थोड़ा सा कहीं ड्राउट पड़ गया, लेकिन ओवरऑल जो अगर आप अगस्त एंड का जो है आईएमडी का इंफॉर्मेशन देखें तो 8% ज्यादा मानसून हुई है। ये अलग बात है कि पहले कई जून तक तो कई स्टेट्स में बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन अगस्त के आते आते थोड़ा सा ये माना जा रहा है कि वेस्ट बंगाल जो नंबर 1 स्टेट है राइस प्रोडक्शन में, वहां पर थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा। बाकी तो लगभग नॉर्मल है। और अभी आप देखेंगे कि आने वाले महीनों में जो एस्टिमेट आएगा क्रॉप का, वो सुधरा हुआ ही आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग अचंभित हैं कि ऐसा निर्णय जो है जो लिया गया है, जिससे काफी परेशानी एक्सपोर्टर्स को, ट्रेड को, देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज को होने वाला है। क्योंकि अगर आप अपीडा को देखें, अपीडा जो है लगभग 750 प्रोडक्ट्स को देखती है, और चावल उसमें नंबर 1 का प्रोडक्ट है, और करीब 10 से 11 बिलियन डॉलर्स का इसका फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो विनोद जी, फिर ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? क्या आपने जो फैसला लिया था उसको वापस से विड्रॉ कर दे, और बीइंग अ सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपकी इंडस्ट्री से, एक्सपोर्टर से बातचीत भी चल रही होगी, इस पर डिस्कशन भी चल रहा होगा, क्या कुछ कदम सरकार ले सकती है? सरकार से आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस मुद्दे पर? जी हाँ, हम लोग इनफैक्ट यहाँ आने से पहले मैं अभी एक इसी संबंध में एक मीटिंग में था ले मेरिडियन में, अभी लौटा हूँ वहीं से। तो हम लोग विचार तो कर रहे हैं, हमने गवर्नमेंट को अपने जो है मत से अवगत भी कराया है,
और इसलिए जो है हम लोग अभी गवर्नमेंट से तो बार-बार अपने व्यूज़ दे रहे हैं। हमारा मेन व्यू तो ये है कि जो कंसाइनमेंट्स ऑलरेडी जो है अंडर शिपमेंट थे उनको अलाउ करें और उसके बाद जो है नया नियम लागू करें क्योंकि देखिए 20% ड्यूटी लगने का मतलब है कि जो एक्सपोर्टर आज की डेट में है चावल के वो 2 से 3% ही मार्जिन कमाते हैं और 20% ड्यूटी जो है एकदम ट्रेड को बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली बात है। बिल्कुल विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, और आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। पॉलिसी लेवल पर जो भी डेवलपमेंट होता है उस पर हम आगे आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो ये एक दूसरी बड़ी समस्या खड़ी होते हुए दिखाई दे रही है, चावल का उत्पादन। विनोद जी बता रहे थे कि ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, अचंभित थे वो इस फैसले से, और अभी वो सरकार के साथ बातचीत भी कर रहे हैं कि करंट शिपमेंट पे ये फैसला ना लागू करें, जो आने वाले शिपमेंट है उस पर आप ये नए नियम लागू करें। हम आपको बता दें कि भारत में जो इसका इस्तेमाल है वो पशु आहार और एथेनॉल के लिए भारत में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर दूसरे एक्सपोर्टर्स की यहाँ पर बात करेंगे, यानी कि दूसरे देशों की बात करेंगे, तो चीन में और अफ्रीकी देशों में भी यहाँ पर ब्रोकन राइस का इम्पोर्ट होता है। तो फिलहाल एक बड़ी समस्या यहाँ पर खड़े होते आज दिखाई दे रही है एक्सपोर्टर्स के लिए। अब देखना होगा इस पर सरकार विचार करती है और आगे किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं कुछ और भी कमोडिटीज़ पर, और इस बीच आपके भी सवाल हमें मिल रहे हैं, एक एक करके उनको भी शामिल करते हैं। और हमारे पास ग्वालियर से एसके बंसल जी का सवाल आया है, वो जिंक पर आउटलुक जानना चाह रहे हैं। नवनीत, आप सजेस्ट करिए। मेटल्स में तो हम देख रहे हैं कि एक सुबह काफ़ी दायरे में कारोबार हो रहा था, काफ़ी मिक्स्ड सा ट्रेड देखने को मिल रहा था, लेकिन अब वहाँ पर एक खरीदारी लौटते हुए दिखाई दे रही है। इसके पीछे की वजह क्या आप देख रहे हैं? कॉपर में, जिंक में, सभी में खरीदारी देखने को मिल रही है। आपकी प्रेफर्ड बेट कौन सी होगी? और जिंक के बारे में भी स्पेसिफिकली बताइए। एक दर्शक का सवाल आया है, क्या करना चाहिए वहां पर? मेटल कॉम्प्लेक्स में एक बहुत अच्छी गिरावट देखी थी हमने पिछले महीने में, और इस महीने में थोड़ी स्टेबिलिटी लौटती हुई नजर आ रही है। प्राइस में थोड़ा कंसोलिडेटिव एक्शन देखने मिल रहा है। सबसे ज्यादा करेक्शन आया था जिंक प्राइसेस में और उसके साथ साथ एल्यूमिनियम प्राइस में। तो जाहिर है कि जब बढ़त आएगी तो भी उसी प्राइसेस में थोड़ा सा एक्शन ज्यादा देखने मिलेगा। पर गौर फरमाने वाली बात है कि एनर्जी प्राइस में थोड़ा जो कूल ऑफ देखने मिल रहा है, क्रूड प्राइस, नेचुरल गैस प्राइसेस में, वो डब्ल्यूटीआई, ब्रेंट, कॉमेक यहाँ एक्सचेंजेस पे देखने मिल रहा है। बट यूरोपियन नेशंस में जो एनर्जी प्राइसेस है वो काफी स्टेबल है, जिसके चलते जिंक और एल्यूमिनियम पर्टिकुलरली ये दो मेटल्स है जो बेनिफिट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए जिंक में, और बहुत अच्छे लेवल तक करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे 285 284 के आसपास मिले तो बाय किया जा सकता है। 282 के नीचे स्टॉप लगाए। 290 के ऊपर के टारगेट आपको बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय आपको मेटल्स में दे दी गई है। इस बीच यूपी चंदौली से योगेंद्र नाथ सिंह जी ने सवाल भेजा है। इनका सवाल है चांदी पर। वैसे तो चांदी पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, बट भूपेश जी, अभी पितृपक्ष चल रहा है और हिंदुओं में ये पर्व होता है जिसमें कि नई खरीदारी नहीं की जाती, शुभ काम नहीं किए जाते कुछ समय के लिए। इस दौरान ये सब काम नहीं किए जाते हैं। तो इसमें ये चांदी का पर आउटलुक समझना जा रहे हैं इस दौरान कि क्या चांदी के दाम बढ़ेंगे, और पूरा आउटलुक ये जानना चाह रहे हैं। आप क्या राय देंगे? एक बेसिक डेटा देना चाहूंगा। जैसे कि अभी आपने पूछा कि पितृपक्ष चल रहे हैं तो क्या चांदी लेनी चाहिए। जैसे पिछले 5 साल के डेटा के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मुझे पिछले 5 साल के डेटा दिखाते हैं कि जब जब पितृपक्ष जब जब सॉरी जब जब पितृपक्ष स्टार्ट होता है तब तब है ना, इसमें अच्छी तेजी अगले 14 से 15 दिन देखी जाती है, चाहे वो सोना हो या चांदी हो। और अभी भी ये देखा जा रहा है कि पिछले 3 दिन से जब से पितृपक्ष स्टार्ट हुए हैं तब से चांदी में अच्छी तेजी देखने को मिली है। मुझे उम्मीद है कि इन 14 दिनों में, 15 दिनों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अगर चार्ट की बात करी जाए तो चार्ट में 54,000 का एक अच्छा खासा बेस बना चुकी है चांदी, और ऊपर में मुझे 57,500 तक के भाव आने वाले दिनों में बहुत आसानी से दिखते हैं। ओके, तो पितृपक्ष में अमूमन ये ट्रेंड रहता है
कि सोने चांदी में एक तेज़ी आती है, जो कि हम ट्रेंड इस वक्त देख भी रहे हैं। तो ये आउटलुक आपसे शेयर कर दिया गया है। अब बात करते हैं कच्चे तेल पर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रूड में एक अच्छी रिकवरी की कोशिश हो रही है। ब्रेंट अब $94 के ऊपर कारोबार कर रहा है। सुबह जब हम बात कर रहे थे तो हल्की वीकनेस थी, 92 के आसपास कारोबार कर रहा था। बीच में तो 90 के नीचे के लेवल्स भी हमने देखे थे। इस वक्त देखिए करीब करीब 100% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। नवनीत जी, आपसे समझना चाहेंगे ये जो रिकवरी हम देख रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या आप देख रहे हैं, किस वजह से ये तेज़ी आई और कितनी टिकाऊ है? वेल देखा जाए तो करीब लास्ट 30 से 40 दिनों में क्रूड ऑयल प्राइसिंग में करीब 20% के आसपास का फॉल देखने मिला है, और करीब $105 जब WTI हुआ करता था वहां से $85 तक करेक्शन देखा है हमने प्राइसेस में। तो एक स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे आना सही था, और जो हम लास्ट 2-3 दिनों में देख रहे हैं। उसके साथ साथ एक फैक्टर ये भी है कि काफी हद तक जो नेगेटिव बायस है जो जो क्रूड ऑयल प्राइसेस में, कि ओपेक की तरफ से जो नतीजे आने थे या डिस्कशन होने थे, या हम इन्वेंट्री फ्रंट पे जो हलचल देख रहे थे, वो फैक्टर इन हो चुकी है प्राइसेस में। ये नहीं कहूंगा कि रिवर्सल आ गया है प्राइसेस में, बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन होने लगा है, यहाँ से फिर से करेक्शन आ सकता है। बट टेक्निकल पैरामीटर्स पर ये इतना बड़ा फॉल रिट्रेस हो रहा है, और मुझे लगता है कि और 50 से 100 रुपए की बढ़त आपको क्रूड में देखने मिल सकती है। बाय ऑन डिप की रणनीति रहेगी, 6950 के आसपास बाय करने का रिकमेंडेशन रहेगा। 6870 के आसपास आप स्टॉप लगाइए, एंड 7050 7075 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो एक तेज़ी के लिए यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपको सुझा दिया गया है। चलिए, इस बीच मेटल को लेकर काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, और भूपेश जी आपका भी एक व्यू जानना चाहेंगे। पहले सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से कृष्ण जी ने हमें सवाल भेजा है कॉपर पर। कॉपर के लिए ये सुझाव जानना चाह रहे हैं, और एक और सवाल हमें कॉपर पे ही आया है पलवल से मनीषा जी का। कॉपर के लिए स्टॉप लॉस के साथ आउटलुक जानना चाह रही है। इस वक्त हम कॉपर में अगर देखें मेटल स्पेस में, तो कॉपर जो है वो 660 के ऊपर कारोबार कर रहा है। यहाँ पर भी तेज़ी है, 0.75% से ज़्यादा की तेज़ी इस वक्त कॉपर में देखने को मिल रही है। भूपेश जी, आप भी मेटल पर अपना आउटलुक शेयर करिए, और कॉपर पर काफ़ी सारे दर्शकों के जो सवाल आ रहे हैं, ट्रेडर्स भी हैं, उनको स्टॉप लॉस भी सुझाइए, और आगे के लिए आउटलुक क्या बन रहा है आपका ये भी शेयर कीजिए। जी, कॉपर का मार्केट को देखें तो पिछले जो बेस मेटल्स के जितने भी बाजार हैं उनमें अभी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में कॉपर आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। कॉपर का भाव अभी 660 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कॉपर में 654 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर हमें पोजिशनल बाइंग करनी चाहिए, जिसमें 671 रुपए से लेके 682 रुपए तक के टारगेट पोजिशनली देखे जा सकते हैं। परंतु इंट्राडे की बात करें तो भी मुझे इसमें आज के दिन में बायस पॉजिटिव समझ आता है। जहाँ भी कॉपर 658 रुपए 57 रुपए में मिलता है वहां कॉपर लेना चाहिए। 651 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन रखना चाहिए, और टारगेट ऊपर में इंट्राडे के हिसाब से 670 रुपए से लेके 674 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यू कॉपर पे दे दिया गया है। ऊपर की तरफ 670 से ज़्यादा के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया गया है। कुछ एग्री कमोडिटीज़ पर भी हमें सवाल आ रहे हैं, वो भी एक एक करके ले लेते हैं। और हिसार से पवन जी ने सवाल भेजा है हमें, ग्वार पर आउटलुक ये जानना चाह रहे हैं। ग्वार पर इस वक्त अगर नज़र डालें तो NCDX ग्वागम वायदा 9,500 के नीचे कारोबार कर रहा है। 2.5% से ज़्यादा की कमजोरी इस पर देखने को मिल रही है, तो बिकवाली जो है वो हावी है। और इसके अलावा NCDX पर ग्वारसीड 4,900 के नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ग्वारसीड वायदा 4,900 के नीचे ट्रेड कर रहा है, और ग्वागम वायदा 9,500 के नीचे कारोबार कर रहा है। तो भारी बिकवाली यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है। नवनीत जी, आपसे जो व्यू जानना चाहेंगे, ग्वार पर व्यू अपना शेयर करिए, और क्या ये जो वीकनेस आई है क्या ये और गहरा सकती है, किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? वेल सॉरी, एग्री में हमारा कवरेज इतना स्ट्रांग नहीं है, और मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि मेरे सहयोगी आपको ज्यादा है। राइट, चलिए सीधे भूपेश जी के पास चलते हैं। भूपेश जी, आप बता सकते हैं ग्वार में क्या व्यू बन रहा है आपका? जी जी, ग्वार सीड के बाजारों को देखें तो फंडामेंटली इस पश्चिमी राजस्थान के जितने भी बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर, नागौर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है पिछले 2 दिनों में।
और इसी की वजह से आज ग्वार में एक गिरावट देखने को मिल रही है। और जिस हिसाब से ये बारिश गिर रही है उस हिसाब से देखा जाए तो ग्वार की यील्ड काफ़ी अच्छी हो जाएगी, इसीलिए ग्वार में गिरावट देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में भी ये मंदी जारी रहेगी और नीचे में टारगेट ग्वार सीड में 4,750 से लेके 4,650 के भाव बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे। जी। तो ये आउटलुक ग्वार पर शेयर कर दिया गया है। इस बीच पटना से हिमांशु जी का सवाल हमें आया है और इनका स्पाइसेस को लेकर सवाल है। हल्दी और धनिया के लिए ये सुझाव मांग रहे हैं और इस वक्त हल्दी में अगर हम देखें तो हल्दी वायदा कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है, करीब 1.5% नीचे है 6,800 पर। और धनिया अगर देखेंगे तो यहाँ पर तेजी है, 10,950 के पास कारोबार कर रहे हैं। तो काफी मिला जुला कारोबार हम देख रहे हैं कि इस वक्त स्पाइसेस में देखने को मिल रहा है। आप ही शेयर करिए भूपेश, क्या करना चाहिए इस वक्त, स्पाइसेस पर क्या व्यू बन रहा है आपका और धनिया और हल्दी पर भी आउटलुक अपना बताइए। सबसे पहले धनिये की बात करते हैं तो धनिये में एक अच्छे खासा गिरावट देखने को मिली है पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में और ये एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है धनिये में। जहाँ भी उछाला आता है वहां पर धनिये में बिकवाली करके काम करना चाहिए। धनिये में अगला कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 11,180 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा है। इसमें 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर धनिये में बिकवाली करनी चाहिए। नीचे में 10,700 से लेके 10,500 तक के टारगेट आसानी से देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही टीएमसी की बात करें टर्मरिक की, तो टर्मरिक में भी पिछले काफी दिनों से मंदी देखने को मिल रही है। अभी भी इसमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी जारी रहेगी। नीचे में 6,600 6,500 के भाव बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे। कैसे लेती हूँ जी। ये राय स्पाइसेस में आपको दे दी गई है, धनिया और हल्दी में आपको राय दे दी गई है। एक बार नेचुरल गैस भी देख लेते हैं और यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि शानदार तेजी दिख रही है। नाइमेक्स नेचुरल गैस में देखिए करीब 1.5% की तेजी है और एमसीएक्स पर $643 के ऊपर कारोबार कर रहा है। यहाँ पर भी करीब 0.75% से ज्यादा की तेजी हम देख रहे हैं। नवनीत जी, नेचुरल गैस में अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो क्या ये लेवल सही है या फिर अभी थोड़ा वेट करेंगे? पहले एक रीजनेबल पुल बैक देख रहे हैं हम नेचुरल गैस प्राइसेस में और लास्ट 2-3 दिनों में निचले लेवल से अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। 620-22 का लो करके 645 के आसपास नेचुरल गैस चल रहा है। मेरा मानना है कि 660-665 तक के लेवल बहुत अचीवेबल है और अगले 1-2 दिनों में हम वहां पर ट्रेड कर रहे होंगे। तो बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन रहेगी 640 के आसपास बेटर बाय रहेगा, 660-665 का टारगेट रहेगा और आप स्टॉप लॉस 625 के नीचे लगाइए। ओके, ठीक है। तो ये राय नेचुरल गैस में आपको दे दी गई है। चलिए अब एक कॉटन पर भी सवाल ले लेते हैं। कॉटन में हम देख रहे हैं कि काफ़ी मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। एक तरफ आइस पे देखेंगे तो आइस कॉटन 1% से ज़्यादा की तेज़ी वहाँ पर देखने को मिल रही है और एमसीएक्स कॉटन 36,500 के नीचे, यहाँ पर 1% की कमज़ोरी देखने को मिल रही है। भूपेश, ये जो कॉटन में कारोबार दिख रहा है, जिस तरह की चाल हम देख रहे हैं, इसको आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं और ट्रेडर्स को इन स्तरों पर क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले इंटरनेशनल कॉटन की बात करेंगे तो इंटरनेशनल कॉटन में मुझे अभी भी एक मंदी समझ आती है। नीचे में 98-99 सेंट तक के भाव आसानी से देखने को मिलेंगे, परंतु इसी के साथ ही अगर हम एमसीएक्स कॉटन की बात करें तो एमसीएक्स कॉटन इंटरनेशनल कॉटन के कंपैरिजन में काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले 15 दिन से। तो इसमें भी मुझे नीचे में भाव दिखते हैं और जो भाव 35,500 से लेके 34,300 तक के भाव आसानी से देखने के लिए मिल सकते हैं। और बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं कि कॉटन केक में ज़बरदस्त इस वक्त तेज़ी भी देखने को मिल रही है। एनसीडीएक्स कॉटन केक वायदा 2,600 के ऊपर और कॉटन केक में करीब 5% की तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है। और कॉटन पे रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी हमने आपको सुझाव दिया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। नवनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और भूपेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और तमाम सवालों के जवाब भी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहाँ पर, लेकिन आप बने रहिए। 18 स्वदेश पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।